आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हमने प्राचीन भारत और उसके बाद मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत अर्थात 16वीं शताब्दी के बाद के समय और घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें 1526 ईस्वी में बाबर और 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन होता है और उसी समय से भारत का इतिहास करवट लेते हुए मध्यकालीन से आधुनिक भारत में प्रवेश करता है। हाँ दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं बाबर के बारे में। बाबर का आगमन। बाबर का आगमन। बाबर मध्य एशिया के फरगना घाटी का रहने वाला था, जो वहां से काबुल में आकर बस गया था। वह 1526 ईस्वी में भारत की तरफ रुख करता है, एक बड़ी सेना लेकर भारत पर आक्रमण करता है और उस समय के दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली की सत्ता पर मुगल शासक की नींव रखता है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर द्वारा भारत की सरजमी पर मुगल शासक की नींव के साथ ही मुगल साम्राज्य का उदय होता है, जो एक लंबी अवधि तक अस्तित्व में बना रहता है। बाबर के आगे की कई पीढ़ियों ने मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया और अंग्रेजों के भारत के पूर्ण कब्जे तक मुगल शासन अस्तित्व में रहा। आइए अब हम उन शासकों के नाम और अवधि के बारे में जानते हैं। मुगल शासकों के नाम और शासनकाल क्या है। सबसे पहले बाबर आए, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित करके 1526 में मुगल शासक की नींव डाली और उन्होंने 1530 तक शासन किया। बाबर को जहीर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद आते हैं उनके पुत्र हुमायूं, जिन्होंने 1530 से 1540 तक शासन किया। उसके बाद उन्होंने एक बार और 1555 से 1556 के बीच में शासन किया। हुमायूं को नासिर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद आते हैं अकबर, जो 1526 से 1605 ईस्वी तक शासन करते हैं, जिनको जलालुद्दीन भी कहा जाता था। उसके बाद आते हैं जहांगीर, 1605 से 1627 ईस्वी, जिनको सलीम के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद आते हैं शहरयार, जो 1627 से 1628 के बीच ही शासन कर पाते हैं। उसके बाद आते हैं शाहजहां, 1628 से 1658। इनको खुर्रम भी कहते थे और इन्होंने ही आगरा का ताजमहल बनवाया था। हाँ दोस्तों, उसके बाद आते हैं औरंगजेब, जो 1658 से 1707 तक शासन करते हैं, जिनको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बहुत से शासक जैसे बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय समेत 1857 तक ये लोग शासन करते हैं। क्योंकि 1857 के बाद भारत पर अंग्रेजों का वहां से बहुत ही अच्छा दबदबा भारत की सरजमी पर बन जाता है। तो सब आइए हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंग्रेजों के आगमन के बारे में। यहाँ पे मुगल शासक खत्म हो जाता है और यहाँ से फिर अंग्रेजों का अधिकार चलता है पूरे भारत की तरफ। हाँ दोस्तों, अब रही बात अंग्रेजों की, तो वैसे तो 1498 ईस्वी में एक यूरोपीय नागरिक वास्को डी गामा अपनी नाव से यात्रा करते हुए भारत तक पहुंचता है। इसलिए यूरोपीय इतिहास में यह कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी और उसी ने यूरोपियों को जाकर बताया कि भारत में मसालों का अंबार है, जिसके बाद से ही यूरोप और भारत के बीच समुद्री रास्ते खुले और समुद्र के रास्ते व्यापार शुरू हुआ। हाँ दोस्तों, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की इजाजत से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करना। उसके बाद 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत के बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य था भारत में ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक गतिविधियों को अपने हक में करना, जिससे वे ढेर सारा पैसा कमाकर अपने देश में
ली जाएं और वे उसी देश से धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू करते हैं और कोलकाता या जो उसमें कलकत्ता था, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों से वे अपनी व्यापारिक शुरुआत करते हैं। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंग्रेजों के विस्तार के बारे में। अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यापारिक शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक महकमों में हस्तक्षेप के मामले भी बढ़ने लगे। वे लोग मुगल शासकों में फूट डालकर उन्हें आपस में लड़ाने लगे, उन्हें लालच देकर उनसे उनकी जमीन भी हथियाने लगे और इस तरह वे लोग भारत की सरजमी पर साम्राज्य बढ़ाने लगे। मुगल शासकों की बहुत सी कमजोरियों का अंग्रेजों ने बखूबी फायदा उठाया और एक दिन ऐसा भी आया जब अंग्रेजों ने मुगल शासकों को ही धूल चटाया और भारत में मुगल हुकूमत को खत्म करके ब्रिटेन का झंडा फहराया। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लासी की लड़ाई के बारे में। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होती है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को हराकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित किया, जो कि पहले एक व्यापारिक कंपनी थी, और वहीं से अंग्रेजी शासन पूरे भारत में पैर पसारना शुरू कर देती है। हाँ दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत अपने मनमाने तरीके से काम करने लगी। उनका हर एक कानून सिर्फ उनके फायदे वाले ही होते थे। वे लोग भारतीयों पर मनमाने तरीके से जुल्म भी करने लगे थे। हाँ दोस्तों, उसी दौरान एक और समय आता है जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध का समय होता है। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। अंग्रेजों के बढ़ते साम्राज्य के समय ही उन्हें मराठों का सामना करना पड़ता है। परिणामतः अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 जो कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 दोबारा फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। 1857 के विद्रोह के वैसे तो कई कारण माने जाते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण सैनिकों द्वारा अंग्रेजों के प्रति अविश्वास का कारण माना जाता है। ब्रिटिश सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे। माना जाता है कि सैनिकों के बंदूकों के जो कारतूस थे उनको दांतों से खोलना पड़ता था, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धर्म भ्रष्ट होने का खतरा था। इस कारण सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों से विद्रोह कर लिया और उस घटना ने ऐसी तूल पकड़ी कि पूरे देश में आग की तरह वह आंदोलन फैला और लगभग 2 साल तक चला, लेकिन वह विद्रोह असफल रहा। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बक्सर की लड़ाई के बारे में। 1764 ईस्वी में 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई को जीतने के बाद अंग्रेजों का हौसला बढ़ गया, क्योंकि उस युद्ध में ब्रिटिश सैनिक भारतीय सैनिक पर काफी भारी पड़े, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे जिनके बल पर उन्होंने भारतीय सैनिकों को युद्ध में धूल चटाई। उसके बाद से ही बड़ी तेजी से भारत में ब्रिटिश शासन अपना पैर पसारती है, जो आगे के 90 वर्षों तक भारत पर अपनी हुकूमत को बनाए रखती है, और यह सिलसिला भारत की आज़ादी अर्थात 1947 तक चलती है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम आज़ादी की लड़ाई पर चर्चा करते हैं। वैसे तो आज़ादी की लड़ाई का बिगुल 1857 के विद्रोह के समय ही बच चुका था। भले ही वह विद्रोह दबा दिया गया था, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी। उसे चिंगारी देने वालों की जरूरत थी, जो महात्मा गांधी के आने से शुरू हो जाती है। हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी के अफ्रीका में रहने के दौरान एक ऐसी घटना घटती है जिसका असर भारत की आज़ादी की लड़ाई में पड़ता है। एक बार महात्मा गांधी रेल में सफर कर रहे थे। वे वीआईपी डिब्बे में टिकट लेकर बैठ गए। कुछ अंग्रेज उनसे नस्ल भेद करते हुए उन्हें उस डिब्बे के बाहर धक्का देते हुए भगा देकर बाहर फेंक देते हैं। उनका कहना था कि भारतीयों का इस डिब्बे में बैठना मना है। उस घटना ने महात्मा गांधी के अंदर एक ऐसी आग पैदा की कि उन्होंने कसम खा ली कि ऐ अंग्रेजों, आज तुमने मुझे इस डिब्बे से बाहर फेंका है। मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं तुम्हें अपने देश से बाहर नहीं फेंक दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा।
और फिर गांधी जी भारत आकर आजादी की लड़ाई में कूद जाते हैं और लोग उनके नेतृत्व को स्वीकारते हुए उनका साथ देते हैं, जिसके कारण एक दिन भारत से अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरित करके वापस अपने देश जाना पड़ता है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उनके नामों के बारे में जानते हैं। भारत के आजादी में इन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या भारत की आजादी में हम जिन लोगों का नाम लेने जा रहे हैं उन लोगों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें से कुछ नरम थे तो कुछ गरम थे, कोई शहीद हो गया तो कोई आजादी के बाद सत्ता में शामिल हुआ। भारतीय इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा गया। भारत के उन वीर सपूतों के नाम इस प्रकार हैं: बहादुर शाह जफर, अशफाक उल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। हाँ दोस्तों, ये सब आज़ादी के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा था वह क्या था, उसका क्या परिणाम निकला, क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों 1942 में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों में एक ऐसा उत्साहित नारा फैलाया जिसने पूरे देश में आग की तरह काम किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो ने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया और वे समझ गए कि अब भारत की सरजमी पर हमारी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि जब जनता जाग जाती है तो प्रशासन डगमगा जाती है। हाँ दोस्तों, आजादी की लड़ाई में जान आ गई थी। ब्रिटिश शासन की जुल्मों से लोग त्रस्त हो चुके थे। पढ़े लिखे भारतीय नेता अंग्रेजों की नीतियों को भली भांति समझ चुके थे और काफी हद तक उनके कमजोरियों को भी, क्योंकि उनमें से बहुत तो उनके साथ काम भी कर चुके थे। अंग्रेजों को भी बहुत कुछ समझ में आ चुका था कि अब ये नहीं मानेंगे। क्या वे समझ चुके थे कि अब भारतीय नहीं मानेंगे, अब हमें इनके देश में इनके लोगों के द्वारा ही सत्ता हस्तांतरित कर देना चाहिए और हमें अपना पिंड छुड़ाकर यहाँ से चले जाना चाहिए। ये अंग्रेजों को समझ में आ गया था। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अंग्रेजी शासन का अंत। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या वो जो 1942 के समय जो महात्मा गांधी द्वारा जो नारा लगवाया गया था, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल तो चल ही रहा था, जिसके कारण कई साम्राज्यवादी शक्तियां कमजोर पड़ती दिख रही थी। उसका फायदा उपनिवेशों ने बखूबी उठाया और जबरदस्त आंदोलनों की लहर उठी। परिणामतः कई उपनिवेश आजाद हुए, जिनमें से भारत भी एक था। हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के साथ ही अंग्रेजी शासन का अंत और एक नए और आजाद भारत का निर्माण होता है, जिसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, जिनकी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना, जिसमें एक स्वतंत्र भारत का अपना संविधान शामिल किया गया और तभी से हर साल 26 जनवरी को देश में बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उसी दिन भारत पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति की झलक दिखाता है, साथ ही साथ अपनी सैन्य क्षमता से रूबरू भी कराता है। हाँ दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके जानकारियों की सूची में 4 चांद लगाएगा और आपको और ज्यादा जानकार बनाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए